बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। व्यूअर्स, आज बहुत दुख के साथ मुझे आपके साथ एक ख़बर शेयर करनी पड़ रही है। और वैसे तो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे ये ख़बर तो आम हो गई है कि हमारी लेजेंडरी मारूफ़ गुलकारा नय्यरा नूर साहिबा अब हमारे साथ नहीं हैं। 21 अगस्त 2022 को कराची में संडे को यानी कल के रोज़ आपने दुनिया को खैराबाद कह गई। आप पैदा हुई थी नवंबर 3, 1950 असम, इंडिया में। नय्यरा नूर साहिबा पाकिस्तान की एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थी और सब कॉन्टिनेंट की बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिंगर भी कंसिडर की जाती थी। 3 नवंबर 1950 में असम, इंडिया में आप पैदा हुई और 1950s के बाद 1958 में अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गई और कराची में सेटल हो गई। 1971 में नय्यरा नूर साहिबा ने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क सीरियल्स के साथ डेब्यू किया एज अ प्लेबैक सिंगर। 1973 में घराना और तानसेन जैसी फिल्मों में गाना गाना शुरू किया। आपने गालिब और फैज़ अहमद फैज़ जैसे फेमस शायरों की लिखी हुई गज़लें जिस खूबसूरती से गाईं और जिस खूबसूरती से उनको पेश किया, आई डोंट थिंक कि किसी ने भी इस खूबसूरती से इस काम को सरअंजाम दिया है। और मेहदी हसन, अहमद रुश्ती जैसे लेजेंड्स के साथ भी आपने परफॉर्म किया। आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, लेकिन 2006 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ आपको बुलबुल पाकिस्तान का टाइटल भी दिया गया। और 1973 में आपको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया, बेस्ट पे ब्लैक सिंगर इन द फिल्म घराना। वैसे तो आपके करियर को के ऊपर अगर हम नज़र भी डालने की कोशिश करें तो सालों साल निकल जाएंगे, हम अपना ये प्रोग्राम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ये ज़रूर कहूँगी कि जब 2012 में आपने ऑफिशियली अनाउंस किया कि आप म्यूज़िक की दुनिया से आप स्टेप अवे करने लगे हैं, और आपने बल्कि ये कहा भी था कि म्यूज़िक या सिंगिंग हमेशा मेरा पैशन रहा है लेकिन कभी भी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही, तो हम सबको बहुत अफसोस भी हुआ। लेकिन हर इंसान को अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली, अपना ख़ानदान प्यारा होता है। फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो हम ताज़ियत करते हैं शहरियार ज़ैदी साहब के साथ, आपके शौहर और आपके बेटे जाफ़र ज़ैदी और नाते अली बरका के साथ। इस वक्त हमारे साथ आपसे रिलेटेड बात करने के लिए आपके एक बहुत ही करीबी पर्सनैलिटी हैं, शाहनवाज़ ज़ैदी साहब हमारे साथ हैं। रिश्ते में तो ऑफ़ कोर्स आपके तेवर लगते हैं, लेकिन आपका आपस में कितना खूबसूरत ताल्लुक़ था कि इस पर डिस्कशन करनी बहुत ज़रूरी है। एंड एज़ एवरीबडी नो, शाहनवाज़ ज़ैदी साहब ख़ुद हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत सीनियर और बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, पेंटर भी हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह से आपको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है माशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो आर कंडोलेंसेस पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। नय्यरा साहिबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मैं समझता हूँ कि मेरे ख़्याल है अबू अली सीना ने ग़ालिबन ये कहा था कि जब रूहें तख्लीक़ की जाती हैं तो उन्हें अल्लाह ताला कोई एक काम सौंपता है कि तुम्हें दुनिया में जाके ये करना है, और वो काम या जो भी टास्क एक किस्म का दिया जाता है उसको, वो फिर कर सकें या ना कर सकें, वो फिर उसकी अपनी कोशिश और काविश और अपने हालात पे भी मुनहसर होता है। मेरे ख़्याल में नय्यरा लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए और उनको सुकून और राहत मुहैया करने के लिए इस दुनिया में आई थी। और क्योंकि उन्होंने कोई, ये कुदरती था उनके अंदर जो टैलेंट था गाने का, हर किसी में ज़ाहिर है कि ये नहीं होता। बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा भी, लेकिन एज सच वो कोई
बिल्कुल मौसीकी की तालीम के साथ आगे सामने नहीं आई थी। बुनियादी तौर पे उनका अपना एक जिसे कहते हैं ना गॉड गिवन या Talent. खुदादाद, वो टैलेंट था। और उनकी आवाज़ में जो ख़ास बात थी वो ये कि एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक पाकीज़ा सी आवाज़ थी जिसमें कोई और बड़े जज्बे के साथ वो गाती थी, और बनावट नहीं थी कोई बनावट उनकी नहीं आवाज़ में, थी। बहुत प्योर आवाज़ थी। हाँ। बेशक। कोई एक्सेंट भी नहीं कोई इस किस्म का था। जब लफ्ज़ों की अदायगी वो करती थी तो बहुत तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखती थी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली गज़ल और इस किस्म की गीत गाने के लिए। तो वो तो उनका यकीनन एक ऐसी चीज़ है जिसको बेशुमार पाकिस्तान के तकरीबन तमाम लोग जिन्होंने भी सुना है उनको, वो मद्दाह हैं उनके और रहेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट का जो काम होता है वो तो बाकी रहता है, उसका फ़न रहता है। फ़नकार तो चला जाता है क्योंकि हर किसी ने आखिर इस दुनिया से जाना है। जो नुकसान, जो असल में जो लॉस होता है वो एक ज़ाती नौइयत का होता है, उन लोगों का जो उनको ज़ाती तौर पे जानते हैं या उनका ज़ाती ताल्लुक़ है बतौर इंसान के। तो उनके जो दोस्त अहबाब हैं, ये मिलने वाले हैं या घर वाले हैं, वो यकीनन जो उसका जो लॉस है या उनका जो नुकसान जो हुआ है वो तो एक है, लेकिन फ़न उनका ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि नैयरा साहिबा की सुनने में आ रहा है कि पिछले साल से तबीयत ख़राब थी। आपको कैंसर था? जी हाँ, तो ये तकरीबन 1 साल से। 1 साल से, और काफ़ी लेट स्टेज पे पता चला था? नहीं, ऐसा नहीं था। वो शी वाज ऑपरेटेड एंड शी बिकेम ऑलराइट, शी वाज ऑलराइट, बट देन इट रीअकर्ड। अच्छा। वो अक्सर होता है कि वापस कैंसर आ का गया। पता नहीं होता, बात औक़ात दोबारा से वो हो जाता है। तो सर, आपका पर्सनल ताल्लुक़ कैसा था नैयरा? देखिए, देवर तो बहुत लाडले होते हैं भाभियों के। जी, मैं वैसे तो शहरियार मुझसे छोटा है। नहीं तो आप फिर जेठ हुए। जेठ हुआ। आप फिर जेठ हुए, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो लेकिन मेरे से उनकी ख़ास एक मोहब्बत इस वजह से भी सी थी कि ग़ालिबन एक तो मेरा अपना मौसीकी से बहुत ज़्यादा ज़ाती एक लगाव है, ऑफ कोर्स। और दूसरे शायरी के हवाले से भी, क्योंकि शायरी में मुझे बहुत दिलचस्पी है, मैं ख़ुद भी लिखता हूँ। और नैयरा ने अपने बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब उन्होंने गाना वगैरह छोड़ दिया था और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल जर्नी पे वो शी हैड गॉन इनटू in search of a kind of a, you can call it mysticism or whatever, but it was very personal in nature. तो फिर उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं। ओके। और लेकिन वो क्योंकि बाद में शोहरत और इज़्ज़त और दौलत और इस किस्म की सब चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हो गई थी। वो समझती थी कि अगर आपने अपने आप को पाना है तो फिर आपको ये अना के जो एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं या खोल हैं, इनसे निकलना पड़ता है। ठीक है। इसलिए वो गाना छोड़ने की एक बुनियादी वजह भी यही थी। ओके। ये नहीं थी कि वो किसी और यानी अपने घर में बिज़ी थी, वो तो पहले से भी घर को भी संभालती थी, सारा कुछ ही करती सारा थी। कुछ ही करती थी। तो ये बात नहीं थी कि गाना कोई हारिज था इस काम में, वो नहीं था। लेकिन वो इतना ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पाथ पर वो चली गई थी, और वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको वो बिल्कुल मुश्तहिर भी नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले, या क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो लोग किसी भी एक रूहानी रास्ते पर रवां होते हैं, वो फिर उसके बारे में लोगों को बताने लगते हैं और उसके ज़रिए कुछ शोहरत हासिल करने की कोशिश करने लगते नैयरा हैं। साहिबा ये नहीं चाहती थी, वो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल इसे एक ज़ाती काम समझती थी, पर्सनल जर्नी। और इस हवाले से वो किसी से ना इसका जिक्र करती थी। अगर कोई पूछता भी था कि भाई क्यों गाना छोड़ दिया, तो बस वो कहती बस वो दिल नहीं चाहता, यू नो। तो एक्चुअली ये रीज़न था। एक्चुअली ये था। तो उनकी वो शायरी, मैं आई विश के वो मैं हासिल हो जाए, तो मैं उनकी उसको शौहर की इजाज़त से, क्योंकि पता नहीं वो चाहेंगे कि नहीं, कंपाइल कुछ करके कुछ अगर कंपाइल करके इसको, मेरा तो ख्याल है कि अगर आपने लिखा है तो उसको शेयर तो करना चाहिए। बिल्कुल।
अगरचे वो इस हक़ में नहीं थी, मतलब बिल्कुल कि इसे पब्लिश किया जाए या कुछ, लेकिन वो बहुत अच्छे मयार की शायरी थी डेफिनेटली। आपके साथ उन्होंने शेयर भी जी, की। मैंने वो पढ़ी है। सर आपकी इजाज़त से अब हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी हैं, हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोग्राम्स, हमारे डीपी साहब, ईस्ट लाहौर सेंटर के भी आप जीएम रह चुके हैं। म्यूज़िक से आपको बेपनाह लगाव है और रह चुका है। बेशुमार म्यूज़िक के प्रोग्राम्स आपने प्रोड्यूस किए और आपकी इन बेहतरीन जो एफ़र्ट्स हैं और जो इतनी आपने कंट्रीब्यूशंस की हैं, इसके लिए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आज आएँ और नैयरा साहिबा पे अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू और अपना इंटरेक्शन शेयर करें। तो आइए व्यूअर्स, वेलकम करते हैं फ़र्रुख बशीर साहब को, हमारे टीचर, हमारे उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप मसरूफ़ होते हैं, आपकी अपनी काफ़ी कमिटमेंट्स होती हैं, बट आज के दिन हम आपको ना बुलाते तो हमारा शो कंप्लीट ना होता। ये तो मतलब आना ही था, इसमें तो मसरूफियत या उसका कोई कहीं आड़े आती नहीं, क्योंकि नैयरा के लिए आना जो था वो तो एक फ़र्ज़ सा बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि इतना साथ हमारा रहा है, इतना वक्त गुजरा है, इतना काम किया है। और एक लिहाज से फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ भी हमारा इकट्ठे ही हुआ था। अच्छा, हाउ कम? वो इस तरह से कि ये ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हयात साहब करते थे ना, तो उसमें एक सेशन हुआ करता था उस ज़माने में, ये 60s की बात है, 60 लेट 60s की। तो उसमें उस वक्त नैयरा थी NCA में, तो ये NCA की तरफ से उस कंपटीशन में आई हुई थी। मैं FC कॉलेज में था, तो ये वोकल में थी, मैं सितार इंस्ट्रूमेंटल साइड पे था, कंपटीशन हुआ करता था एक। तो वो इत्तेफाक से फिर इनको वोकल में गोल्ड मेडल मिला, तो मुझे उसमें इंस्ट्रूमेंटल में गोल्ड मेडल मिला। तो वहाँ से बहुत हमारी फिर दोस्ती एक किस्म से, और बड़ा रिस्पेक्ट करती थी, बड़ा अफेक्शन से हमेशा। तो नैयरा को समझना जो था वो बड़ा मुश्किल भी था और आसान भी था। मुश्किल इसलिए से था कि शी डिडंट ओपन अप, किसी से ज़्यादा वो बात नहीं करती थी। एक तो ये कि उनकी शी वॉज नॉट गॉसिप स्टाइल वाली नहीं थी, गॉसिप उनको पसंद हो या इस तरह की कोई बात उनमें वो नहीं थी कि वो किसी की बुराई करें या बैठ कर किसी को डिस्कस करें। जिस तरह आर्टिस्ट बैठ के आप हाँ, नहीं वो चीज़ उन्हें कीता उन्हें, मतलब इस तरह की उनके बहुत पायस लेडी, नोबल लेडी थी बहुत, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी उनके साथ काम करना, उनके साथ बात करना। तो जब काम इंसान करता है तो बहुत तरह से डील मुख्तलिफ तरीके से करता अच्छा, आपको जानना आसान क्यों था? आपने कहा मुश्किल तो इसलिए था क्योंकि वो हर किसी के साथ ओपन अप नहीं करती थी। आसान क्यों था आपको? आसान इसलिए था कि वो हम जैसे लोगों को बहुत वो रिस्पेक्ट देती थी और अफेक्शन देती थी, और वो बता दिया करती थी कि फ़र्क ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा। तो वो ऐसे नहीं लगता था कि आएंगी नहीं आएंगी, पता नहीं होता ना आर्टिस्टों का कि कह के भी कई दफ़ा फिर टेंशन में होते हैं हम लोग, हालांकि आ जाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक एक टेंशन रहती है कि पता नहीं आए ना। तो इनके साथ ऐसा नहीं था, अगर इन्होंने कह दिया है आ जाए तो वेरी प्रोफेशनल क्या कमिटमेंट वाले। प्रोफेशनल उस तरह से तो नहीं थी, क्योंकि वो काम ही बहुत लिमिटेड करती थी अपना चॉइस का, कोई शौक़ नहीं था उन्हें ज़्यादा पब्लिसिटी का या ज़्यादा काम का। ये जितना हमने करवाया उनसे काम, ये उन्होंने अच्छे काम की वजह से किया, ये नहीं कि हमारे कहने से उन्होंने किया। उनको पता था कि ये प्रोग्राम बेहतर है, अच्छा है, ये कलाम अच्छा है, इसमें कंपोज़र अच्छा है, तो ये एक वर्थ वाइल होगा। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करती थी कि क्वालिटी का काम जितना, इसलिए आप देखिए कि जितना उनका काम है वो कहीं पे भी आपको मेयार से कम गिरा हुआ नहीं मिलेगा। गिरा हुआ तो खैर बहुत दूर की बात है, मतलब कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपको
ये सोचने पे आप मजबूर हो जाएं कि ये काम नहीं रखो, ये गाना नहीं गाना चाहिए था ऐसा। तो बड़े बड़े कंपोज़र्स के साथ काम किया, बड़े बड़े शायरों का कलाम गाया, और मेरा ख़्याल है सबसे ही दाद ली उन्होंने, चाहे वो फिल्म का काम हो, चाहे टीवी का हो या रेडियो का हो। तो मुझे याद है कि ये इन्होंने जब गाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो रेडियो में एक प्रोग्राम हुआ करता था, रेडियो म्यूज़िक स्कूल, हर संडे को वो चला करता था लाहौर रेडियो से। तो उस ज़माने में टीवी तो शुरुआत पता नहीं थी या नहीं थी, तो रेडियो बहुत सुना जाता था। तो उसमें टीचर हुआ करते थे जी ए फारूक साहब, तो वो बहुत अच्छी एजुकेशन दिया करते थे यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को ना म्यूज़िक की, और वो ब्रॉडकास्ट भी होता था प्रोग्राम, तो रेडियो म्यूज़िक स्कूल उसका नाम था। तो उसमें ही आया करती, वहाँ से इन्होंने अपने करियर का एक्चुअली स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया गाना। तो वो इनके बाकायदा उस्ताद भी थे जी ए फारूक साहब, और सीरियसली उनसे सीखा, और मेमोरी बड़ी अच्छी थी, इंटेलिजेंट बहुत थी, तो इसलिए जो कुछ भी इन्होंने सीखा इनको याद रहता था, और वो आखिर वक्त तक फिर इन्होंने इनके काम आया। खलील अहमद साहब के साथ बहुत काम किया, और बहुत उनको पसंद भी करती थी उनके काम को कि बहुत। फिर मास्टर मंजूर साहब के साथ जैसे अभी जज्बा दिल घर में चाहूँ, ये उनका, बाकी सिद्दीकी का कलाम है, और इसी तरह फिल्म का काम एम अशरफ साहब के साथ, रॉबिन घोष तो इनके अलावा काम ही नहीं करते थे। तो मतलब नेम नहीं बड़ी कि बहुत बज़मी साहब के साथ काम किया। अच्छा, लेकिन अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आपका ये एक फेमस गीत सुनते हुए जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो आप दोनों की सबसे फॉन्ड मेमोरी, उनकी कोई एक ऐसी याद तो होगी अपनी जो पर्सनल, जो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर का उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ऑनलाइन विकिपीडिया इस पे मिल ही जाती है, लेकिन आप लोग उनको पर्सनली जानते थे, तो हम उनको पर्सनली जानना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू। छोटी सी ब्रेक के बाद, अगर आपकी इजाज़त हो सर, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Back from the break, viewers. Nayera Noor Sahiba. क्योंकि उनको ये होता था कि वैसे ही मतलब बैठ के गा देना जिसमें ना कोई साज है ना कुछ है तो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ हर ओन दिस जजमेंट ऑफ अबाउट हर ओन सेल्फ कि इट हैज़ टू बी परफेक्ट। फिर हम ये शरारत करते थे कि कोई उनका गाना जो है ना वो खुद ही बैठ के अच्छा अच्छा ना आप ठीक है आप अपना गाएं बैठे बैठे, और वो शुरू कर देते थे गाना, उनका गाना गाना शुरू कर। फिर थोड़ी देर तक तो वो तिल मिलाती रहती, फिर वो कहते थे अच्छा मैं आ रही हूँ फिर वो आके तो उनको एक्चुअली वो गाती थी क्योंकि उन्हें गाने से मोहब्बत थी। कमर्शियलिज्म, वो जैसे कि उन्होंने कहा ना कि कमर्शियलिज्म का बिल्कुल उनके अंदर नहीं था, शौक़ ही नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी एक किसी ने फंक्शन
रखा एक, और उनको कहा कि जी आपने आना है और आपके लिए ही है सारा कुछ। इनिशियली उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि तो एक कोई प्राइवेट पार्टी है तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गाऊंगी, इसलिए कि प्राइवेट महफिलों में मैं नहीं गाती। और वो दे वर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी इन दैट टाइम, और नैरा वगैरह क्योंकि ये इतने ज़्यादा पैसों के लिए तो कभी काविश ही नहीं की थी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये भी नहीं था कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत भी थी। तो वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप शायद अगर कहेंगे तो वो मान जाएंगे। मैंने कहा मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, वैसे तो मुश्किल है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि यार इट्स अ वेरी गुड रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी एंड और अच्छे लोग हैं। और उन्होंने कहा कि शानी भाई, मैं एक्चुअली प्राइवेट महफिलों में मैंने फ़ैसला किया हुआ है कि मैंने नहीं गाना। हाँ, अगर कोई कॉरपोरेट कोई ऐसी होती है, कोई बड़ी कंपनी है, बैंक है या कोई ऐसी चीज़ है, वो लोग एक रिस्पेक्टेबल माहौल होता है उसमें, इसमें मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं आई विल नॉट सिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं गाऊंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने लेवल पर एक इंसान हो, पॉपुलर हो, उसे पता हो कि लोग उसे सुनना चाहते हैं, एंड देयर इज़ मनी इन इट एंड promotion and everything that people go for in this world, but she would just say no and that's it. क्योंकि अपने उसूलों की पक्की थी, और बात यह कि बड़े कम पैसे के सामने बड़े लोगों के उसूल आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन नैरा साहिबा बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। बल्कि हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं इस वक्त जो उनके बारे में बात करना चाहेंगी। हमारे मुल्क की सुपरस्टार हैं। शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ होस्ट, शी इज़ अ राइटर, शी इज़ प्रोड्यूसर, शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। बुशरा अंसारी साहिबा हमारे साथ कॉल पे हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र है। बस वैसे तो हम सब अफसरदा ही हैं। कल का दिन बहुत दुख में गुजरा, और ये दुख तो जिंदगी में साथ रहेंगे। अब अपने बिछड़ते हैं और इतने प्यारे बिछड़ते हैं। गो के नैरा अब हम सबकी पहुंच से काफ़ी अर्से से दूर थी, बहुत कम मिलती थी, मगर शहरियार भाई के ज़रिए उनकी खैर खैरियत मालूम हो जाती थी। और फिर जिस तरह वो गई हैं खामोशी से, बगैर किसी को बताए, इतनी तकलीफ उठा के, ये उनका एक अपना ही अंदाज है। मुझे उनकी शिकायत ये रहती थी, दिल में ही कहती थी, मैं उनको कभी कहती तो नहीं थी, कि उन्होंने अपना म्यूज़िक उतना सुनाया नहीं जितना सुनाया जाना चाहिए था। बहुत सिलेक्टिव थी, बहुत मुश्किल पसंद थी। और जैसे अभी मैं सुन रही थी शाहनवाज अली साहब की बात, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप दोनों को, फरूक बशीर साहब और शाहनवाज अली साहब को मेरी तरफ से सलाम। लेकिन मैं ये कहना चाहती कि उस वक्त भी जब लोग पैसा कमाते थे, हम भी कमाते ही थे इन कामों से, उन्हें पैसा कमाने का ज़रा भी शौक नहीं था। और वो जो म्यूज़िक भी था, वो पैसा कमाने का ज़रिया भी नहीं बनाया उन्होंने कभी। और ये तो मुझे पता है कि कई बार यहाँ पे चूँकि कराची में शुरू में वो स्टेज पर परफॉर्म कर दिया करती थी, लेकिन कभी कभी खदशा रहता था लोगों को कि शायद नहीं आएंगी, आज उनके किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है, या शायद आज उनका पता नहीं मूड नहीं है। तो वो कोई इतनी डेस्परेट नहीं थी कि पहुँचें और गाएं और उसके पैसे लें। और पता नहीं कितने ही इसरार पे आती होंगी, जब भी अगर 40 दफ़ा ही उनको बुलाया होगा किसी ने, तो शायद 5 दफ़ा गई होंगी। लेकिन क्या मीठी सुरीली आवाज़, और क्या खूबसूरत अंदाज, और क्या एक रूह थी। वो सब तो जानते ही हैं, मुझसे ज़्यादा जानने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फारूक साहब ने भी उनके बहुत कुछ प्रोग्राम किए, बहुत कुछ गवाया। और आप एक हैरानकुन बात सुने, मुझे कल सारा दिन बहुत एक दिल बोझल रहा, तो रात को खलील अहमद साहब मेरे ख्वाब में आए, बाकायदा आए बैठे, और मैं हैरान, मैंने कहा खलील अंकल आप कहाँ से, क्योंकि मैं उनको अंकल का कहती थी। मैं बचपन में जब पहली बार आई थी तो उन्होंने मुझे ऑडिशन किया था, और मेरे दिमाग पे वो कभी हम खूबसूरत थे इस तरह तारीफ रहा। मेरे क्या सभी के दिमागों पे होगा, लेकिन एक गाना और लाओ अपने हुस्न की नाव, नैना उतरे पार, जो कराची टीवी से करीम शहाबुद्दीन ने किया था,
और फिर बहुत सी मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, और हमसे ठहरे अजनबी बेशुमार, इतनी खूबसूरत चीज़ें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि एक मामले में वो बड़ी खुशकिस्मत रहीं कि उनको इतना अच्छा साथी मिला कि उनके सबसे बड़े फ़ैन उनके घर में शहरयार ज़ैदी साहब थे, सबसे बड़े फ़ैन। बिल्कुल। इतनी मोहब्बत मैंने किसी कपल में इतने अरसे तक बहुत कम देखी है। और मुझे एक ज़माने में फ़ोन पे कहती थी कि सोने असी राती दो में ना 2 नफर शुकराने दे पढ़ के सोने आ, कि असी एक दूसरे को मिले। ये भी कोई बात है, कोई ऐसे करता है कि इतना एक्नॉलेजमेंट। और कहती थी कि मैं खाना पकाती हूँ तो मुझे शहरी आके मेरे बच्चों से कहते हैं कि देखो इतनी गर्मी च तुहाडी माँ खाना पकाती पई है, चलो प्यार करो माँ नो। तो माशाल्लाह इतना प्यारा जोड़ा, इतना ही एक अच्छा सारा वक्त गुजरा, और 50 साल या जितनी भी उनकी शादी रही, माशाल्लाह बेमिसाल जोड़ा रहा। और बस क्या कहूँ, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें उनके लिए कह सकते हैं। थैंक यू सो यही है मच कि बुशरा अल्लाह ने साहिबा, थैंक यू सो मच। आप आज सुबह शो का हिस्सा बनी। नैरा साहिबा को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आपका भी उनके साथ एक करीबी ताल्लुक़ शहरयार साहब के साथ, मतलब बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत ही प्यारा जोड़ा, बहुत ही प्यारा कपल। यहाँ पे हमें अपने इस सेगमेंट को क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है, लेकिन फ़ारूक साहब आपसे आखिरी बात करके ये सेगमेंट क्लोज़ करेंगे। जी फ़ारूक साहब, नैरा साहिबा के बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? देखें, जो बातें सब ने की हैं और जो बुशरा कर गई, ये बिल्कुल 100% ये कंप्लीट उनका एक कंप्लीट पिक्चर इन्होंने उनकी दे दी है सारी की। इस तरह का पैसे का उनको कोई लालच नहीं था, कभी उन्होंने पैसे के लिए प्रोग्राम नहीं किया, कभी शोहरत के लिए नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें ना करने के बावजूद ये सब चीज़ें उनके पास खुद चल के आई। बिल्कुल। शोहरत भी उनके पास खुद चल के आई, पैसा भी उनके पास खुद चल के आया। अच्छा काम भी बड़ा नसीबों से मिलता है कि अच्छा काम मिल जाए आपको और वो आप कर लें। और वो अच्छा काम उन्होंने जितना भी किया। हालांकि उन्होंने कॉमेडी के मतलब शुरू में प्रोग्राम्स भी किए, वो जो टाल मटोल के गाने जहाँ से इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया, बड़ी अच्छी टीम के साथ, शोएब हाशमी साहब और अरशद महमूद के साथ, बड़ा उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है नैरा को ग्रूम करने में, मैं समझता हूँ। इसी तरह ख्वाजा नज़म साहब का बड़ा हाथ है इसमें, उन्होंने बहुत नैरा के साथ काम किया और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करवाए। तो नैरा का ये था कि नैरा एक फैमिली, जिस तरह फैमिली फ्रेंड कह लें या फैमिली मेम्बर कह लें, इस तरह से वो हमारा उनका साथ एक बोलने का, बात करने का, कम्युनिकेशन का अंदाज़ होता था। तो मुझे याद है एक दफ़ा रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो वो अक्सर होता है जब फिर रिकॉर्डिंग होती है ज़रा देर हो जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं इनको खुद मॉडल टाउन ही रहा करती थी, तो मैंने कहा मैं खुद इनको गाड़ी में छोड़ के आऊँ, दफ्तर की गाड़ी थी। तो मैं कहा मैं लेट हो गई तो मैं खुद इनको घर तक छोड़ के आऊँ, उसके बाद मैं आके घर चला जाऊँगा। तो रास्ते में जब वो घर इनका आने लगा तो कहने लगे, फ़ारूक मैंने तो उन्हें याद आया मेरे को सवेरे नाश्ता करने वास्ते कुछ नहीं है। मैं क्या दसो फिर की लै लैने आता हूँ कुछ। हाँ, डबल रोटी अंडे तो मक्खन ला के दो मैंने। मैं क्या अच्छा ला देंगे। मतलब ये कहने की बात ये कि ये कितने प्राइड की बात है मेरे लिए कि एक इतनी बेतकल्लुफ़ उनके साथ कम्युनिकेशन थी कि वो उन्होंने आराम से, फिर मैं उतरा एक वहाँ मॉडल टाउन में एक दुकान से ब्रेकफास्ट की चीज़ें ली, तो मुझे इतनी स्वीट उनकी बात ये लगती है और याद भी आती है कि देखो ये कभी किसी आर्टिस्ट के साथ नहीं हुआ कि वो कहे कि अंडे मक्खन लेने। तो बड़ा अच्छा उनके साथ, और मैं ये समझता हूँ ये भी एक बड़ा किस्मत की बात है। शी वॉज अ वेरी लकी पर्सन, जैसे कि बुशरा ने बताया कि उनके मियाँ बहुत सपोर्टिव थे, बहुत दोनों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और इसी तरह उन्होंने काम के लिहाज से भी बड़ी पीसफुल ज़िंदगी गुजारी, अपनी मर्ज़ी से काम किया, कोई टेंशन अपने ऊपर नहीं ली कि मैंने ये काम करना है, इससे बेहतर करना है, इससे ज़्यादा कमाना है, इससे बेहतर घर लेना है, गाड़ी लेनी है। तो इंसान खुद ही टेंशनें अपने लिए क्रिएट कर लेता है। तो मेरा ख्याल है शी वेंट पीसफुली, बहुत पीस ऑफ माइंड से वो शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड बड़े ग्रेसफुली। और इसी नोट पे सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और व्यूअर्स आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि
नैरा जी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। उनके बेटों, उनकी हस्बैंड, उनकी बहू, उनकी पूरी फैमिली को हम अपनी कंडोलेंसेस पेश करना चाहेंगे। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और क्या कह सकते हैं, जब इतने प्यारे प्यारे और बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। मेरा भी। माँ बाप की खिदमत में ही तो जन्नत मिलती है। तुम्हारे माँ बाप हैं? नहीं। लकी आएगा ना अपनी जन्नत कमाने। जब मम्मी जन्नत में पहुंच जाएगी। मैं थक गई हूँ उसके मौत का इंतजार करते करते। सब मरने वाले हैं डैडी, आप भी, मैं भी, मम्मी भी। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। और इंतज़ार, वेटिंग, एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया है उतनी ही अमेजिंग टीम ने। हमारे साथ आज हमारे इस टीम के मेंबर्स, कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं, जैसे कि हमारे साथ हमारे मुल्क की मारूफ आर्टिस्ट, ब्रिलियंट एक्ट्रेस समीना अहमद साहिबा हैं, हमारे साथ कैफ गजनवी भी हैं, हमारे साथ खालिद अहमद और अदनान जाफ़र हैं, और हमने उनसे बात करनी है रिगार्डिंग इंतज़ार। तो आइए सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम टू द ब्यूटीफुल टीम सिटिंग इन कराची सेंटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो इस फिल्म का नाम वालेकुम सलाम। इंतज़ार आखिर है क्यों? कुछ मतलब हर कोई ही इंतज़ार में ही लग रहा है इस फिल्म के। अब मैं ज़्यादा, मेरे पास तो कुछ सारी समरी भी आ गई है और सारा सिनॉप्सिस भी आ गया है। अब मैं डर रही हूँ शेयर करते हुए, कहीं ये ना हो कि मैं पूरी कहानी रिवील कर दूँ और फिर बाद में ऑडियंस के पास कुछ देखने के लिए ना हो। तो आप लोग शेयर करें जितना आप मूवी के बारे में शेयर करना चाहते हैं। और सबसे पहले अगर समीना जी करें तो क्या ही बात होगी। जुगन, हाँ, नाम इसका बिल्कुल जो है इंतज़ार, वो वाकई इंतज़ार ही है। और ये जो है सब लोग जैसे कि एक इंतज़ार में हैं। मैं इसकी कहानी तो ज़ाहिर है नहीं बतानी चाहिए। जुगन, आपके पास अगर सिनॉप्सिस भी आ गया है तो आप मेहरबानी से ना बताइए, क्योंकि लोग देखने के लिए जाएंगे तो वो कहानी अगर पहले ही पता हो कि क्या कुछ होना है तो उसमें कोई लुत्फ़ नहीं रहता। तो इसलिए हम कहानी को डिस्कस नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में और तरह की बात कर सकते हैं कि ये रन ऑफ द मिल जैसे आम फिल्में, मतलब ये एक कहानी है जो एक खूबसूरत कहानी है, 4 लोगों की कहानी, एक फैमिली की कहानी है जिनको आप देखते हैं, उनको देखने के साथ साथ परखते हैं, समझते हैं उन किरदारों को, उनके जो भी इश्यूज़ हैं, जो जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो उनकी आपस की रिलेशनशिप्स हैं, जो इमोशंस हैं, आप उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब वो आपको कोशिश नहीं करते, वो आपको समझ में आती हैं। इट्स लाइक रीडिंग अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी और अ बुक, एंड दैट इज़ बीइंग पिक्चराइज्ड, जो कि एक आपको फिर वो पूरी की पूरी कहानी नज़र आती है। वो सारे किरदार चलते फिरते
शायद आप उनसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अपने ख़ानदान में भी हो सकते हैं, आपके साथ भी ये वाक़या ऐसे गुज़रे हुए हों, या आपके आसपास के कुछ लोग हों उनके साथ ऐसे हुआ हो। तो So, फिर it कैरेक्टर्स is, अगर हम डिस्कस कर लें, अगर हम ये डिस्कस कर लें कि हर इंसान ने क्या किरदार अदा किया है इन दिस मूवी, तो शायद अगर हम सिनॉप्सिस नहीं डिस्कस कर रहे तो कम से कम कैरेक्टर्स अगर आप बता दें, जैसे कि सर आपसे शुरू करते हैं, आपने क्या रोल प्ले किया है इसके अंदर, थोड़ा सा उसका हमें टीज़र दे दें। क्या मुझसे पूछा है? अदनान से। मैंने इस किरदार के अंदर मैं इस ख़ानदान का हिस्सा हूँ और मैं कैफ का भाई हूँ। इनका बेटा खालिद साहब और सबीना आपा का मैं बेटा हूँ। इसके अंदर इंतज़ार जैसे हम लोग, आप लोग, हम सब इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, यानी कि एक कांस्टेंट, एक मोनोटोनस एक लाइफस्टाइल चल रहा है, उसके अंदर कोई तब्दीली आ जाए, कुछ कहीं से कुछ पैसे आ जाए, कोई होप आ जाए, कोई अपनी किस्मत की तलाश में होते हैं हम सब। तो ये कहानी थोड़ी इस थीम से मिलती जुलती है, और मगर जब कुछ हमारे साथ होता नहीं है, कुछ तब्दीली नहीं आती है, हम दीवार से टकरे मार रहे होते हैं, तो वो एक हाईली एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमारे अंदर पैदा हो जाती है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसके अंदर, फिल्म के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और ये बहुत खूबसूरती से इसको डील किया है सकीना समो ने, जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म की, द लेजेंडरी हमारी सकीना समो आपा ने। तो मेरा मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने इस फिल्म में हिस्सा लिया है। अच्छा कैफ, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली यू द सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस फिल्म, रूबी का कैरेक्टर है आपका, तो रूबी आखिर है कौन? के मतलब एक तरफ स्लीवलेस पहन के बाइक पे बैठी हैं, दूसरे एंड पे के मरने का अपने फादर को बता रही हैं इन द ट्रेलर के, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, मम्मी ने भी मरना है। तो बच्चे तो ऐसी बातें कम ही करते हैं अपने माँ बाप को, तो कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, बिटर हो, मतलब ऑब्वियसली हर इंसान के लेयर्स होते हैं, तो आपका कैरेक्टर कैसे डिफाइन किया जाएगा? अच्छा, रूबी जो है वो एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड ख़ातून है। वो अपने मिड लाइफ क्राइसिस से गुज़र रही हैं, और अपने माँ बाप जो उनके साथ हैं, जो आज का उसका दौर चल रहा है, उसको चाह रही है कि वो दौर ख़त्म हो जाए और वो कुछ आगे की तरफ बढ़े। लेकिन साथ ही जिस दौर से वो गुज़र रही है इंटरनली, वो अंदर से जवान भी है, उसके कुछ डिज़ायर्स हैं, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो वो पसंद करती है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे गुज़रे। तो मुझे लगता है अगर हम मेटाफोरिकली देखें तो रूबी का कैरेक्टर इज़ अ वेरी एपिक एग्जांपल ऑफ कि हमारे पास जो हमारे हाथ में होता है हम उसको कभी प्रेशियस नहीं समझते, और हमेशा आगे की बात या उस वक्त की बात या पुरानी कोई बात या जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, द नाउ दैट वी हैव, we don't want to look at that and cherish that, but we want to go into another zone. तो वो हमें कभी मिलता नहीं है ज़िंदगी में। अक्सर वो डिज़ायर हमारी ऐसे ही हम मर जाते हैं बग़ैर उसको पकड़े। तो ये मेरा ख़्याल है ये सब जो किरदार हैं जो बीगुल ने लिखे हैं, ये सब उस अदवार से गुज़र रहे हैं। उनका जो आज है, जो अभी है, जो तो पकड़ लेता है, जिसके जो कैरेक्टर उसको पकड़ लेगा। जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो कितना तहम्मुल, कितने सुकून के साथ एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगेंगे। लेकिन जो नहीं है वो आखिर तक परेशान रहेंगे, मसले में रहेंगे। तो ये कहानी जो है, रूबी की भी जो कहानी है, या उसकी माँ की कहानी, या उसके बाप की कहानी, या भाई की कहानी, ये सब उसी के इर्द गिर्द घूम रही है।
हमारे साथ एक और कैरेक्टर जो निभाया था वो एक मेल नर्स का रज़ा ने निभाया, जिसके साथ थोड़ा सा मुझे लगता है ही इज़ दी ओनली कैरेक्टर जो कि सिंपैथी का लेंस लेकर आ रहा है इन सब कैरेक्टर्स के लिए। उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि इन घर वालों को, वो एक आउटसाइडर है और ये जो भंवर में सब फंसे हुए हैं उनको एक बाहर के लेंस से देख रहा है और वो किस तरीके से इनकी चीज़ों को हल करने की कोशिश कर रहा है, तहम्मुल से, प्यार से। तो ये जो मोहब्बत की कहानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंतज़ार भी है लेकिन उसमें मोहब्बत भी है, एक अजीब किस्म की मोहब्बत है, बहुत मुख्तलिफ़ लेवल्स की मोहब्बत है। सिर्फ वो नहीं है कि लड़की लड़का बचपन का प्यार, लैला मजनू वाली, बट दिस इज़ बहुत इन डेप्थ जाके अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के लिए, ज़िंदगी के लिए मोहब्बत, रिश्तों के लिए मोहब्बत, आपकी अपने हालात बदलने की चाह की मोहब्बत, ये सब उसके बारे में बात कर रहा है। वंडरफुल। और बात ये है कि ये जो फ़िल्म है ये हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मीडिया पार्टनर्स हैं, ये बहुत ही एक अमेजिंग मूवी है। इंतज़ार आप ट्रेलर से भी देख रहे होंगे कि जो टिपिकल सिनेमा में आजकल चीज़ें आ रही हैं उससे मुख्तलिफ है, बल्कि हमारे साथ हमारे सुपरस्टार्स जो बैठे हैं उन सब से एक ही सवाल अब हम करेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो आवाम है, वो क्यों इंतज़ार सिनेमाज़ में देखने के लिए जाए, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये पैरेलल सिनेमा के ज़ुमरे में के एरिया के अंदर आता है। सो समीना जी आपसे शुरू करेंगे, इंतज़ार हमारे व्यूअर्स क्यों देखने के लिए जाएं? एक वजह तो ये भी हो सकती है कि ये हमारी अपनी फ़िल्म है, पाकिस्तानी फ़िल्म है। इसको बीगुल ने लिखा है, बहुत खूबसूरती से लिखा है। अगर आप बीगुल के फ़ैन हैं तो आप ज़रूर जाएंगे देखने के लिए। और दूसरा ये कि अगर साथ में आप ये भी सोचें कि हमें मैं तो ये नहीं कहती कि सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तानी फ़िल्मों को, मगर पाकिस्तानी फ़िल्मों को देखना ज़रूर चाहिए ताकि आपको भी मालूम हो जो कि एक फ़िल्म जो है वो आपको कुछ कहती है। जैसे कोई कहानी आपको कुछ कहती है, कोई भी जो वर्क ऑफ आर्ट होता है या क्रिएटिव काम होता है वो कुछ कह रहा होता है और आपको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कुछ ऐसे लोगों के साथ जो कहानी सुना रहे हैं या जो कहानी के उस कहानी में किरदार हैं उनसे आपको मुतारिफ़ करवा रहा होता है। तो आई थिंक कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को समझने के लिए, अपने ही लोगों को समझने की, हमारी अपनी कहानी है ना, ये हमारे अपने ख़त्ते की, हमारी अपनी ज़मीन की, हमारे अपने लोगों की कहानी है। तो हम अपने लोगों को समझने के लिए बजाय ये कि हम बैरूनी फ़िल्में देखें, ठीक है वो भी देखें, मैं ये नहीं कहती कि ना देखें, उनको भी हम समझते हैं, उनको देख करके एंटरटेन भी होते हैं और उनके बारे में हमें मालूम होता है। मगर अपने लोगों के बारे में, अपनी कहानियों के बारे में, हमारी अपनी ज़मीन की कहानियाँ, हमारे अपने किरदारों की कहानियाँ, हमारे आसपास के लोगों की कहानियाँ, उनको समझना भी बहुत, मुझे यूँ लगता है कि ये एक ज़रूरी सी बात है कि हम अपने आप को समझने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ऐसी फ़िल्में भी देखें कि ऐसी बहुत सारी फ़िल्में बनाएं ताकि हमारी अपनी आइडेंटिटी जो है वो वाज़े हो कि हम लोग कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारा कल्चर क्या है, हम क्या करते हैं। एक होती ना फ़िल्म जो कि फैंटेसी होती है जिसमें नाच गाना भी है, ये भी वो उसमें आप बहुत अच्छी है, वो भी बड़ी अच्छी बात है, मगर वो एक और तरह के है। मगर कुछ ऐसे हैं जो कि आपके अपने किरदारों को आपके सामने लेकर आते हैं, उनको वाज़े करते हैं और आपसे मुतारिफ़ कराते हैं, उनको पहचान दिलाते हैं। तो देखना मेरे हिसाब से इसलिए भी इस फ़िल्म को और ऐसी और फ़िल्मों को देखना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तो ये तमन्ना है, ख्वाहिश है कि, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसी फ़िल्में पाकिस्तान में और ज़्यादा बने, ऐसी फ़िल्मों को सपोर्ट हो ताकि हमारी पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी कि हम इस तरह का काम करते हैं, हमारे ये पहचान है, हमारे लोग इस तरह के हैं, हमारे हीरोज़ इस तरह के हैं, हमारे क्रिएटिव लोग जो हैं, लिखने वाले, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, एक्टर्स, वो हम ये लोग हैं।
बहुत 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 शुक्रिया आपका। वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि ये फ़िल्म इंशाल्लाह 19 अगस्त 2022 को रिलीज़ होने जा रही है। व्यूअर्स, आपने ज़रूर जाके देखना है। 95 मिनट्स की ये फ़ीचर फ़िल्म है, उर्दू की फ़िल्म है, लेकिन इसके नीचे अंग्रेज़ी सब टाइटल भी हैं, यानी कि अगर कोई सब टाइटल्स प्रेफर करता है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और बहुत से हमारे सुपरस्टार्स ने ट्वीट भी किया है, मूवी को देखने के लिए आप लोगों को इनकरेज भी किया है। फवाद खान ने भी, असफर रहमान ने, सरमद खूसट ने, अमन खान ने, इमरान अब्बास ने, इन सब लोगों ने ट्रेलर्स भी शेयर किए हैं मूवी के। मैं आपको भी इनकरेज करूँगी व्यूअर्स कि हमारे पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, इसलिए नहीं क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही हैं, जैसे कि इंतज़ार। 19 अगस्त को, सॉरी ये फिल्म ऑलरेडी लग चुकी है, इज़ व्हाट आई मेंट टू से। 19 अगस्त से इट्स इन सिनेमाज। आई रियली वांट कि आप लोग ज़रूर जाएं और देखें। एक बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिसको हम कहते हैं ना क्लोज टू होम फीचर फिल्म है। प्लीज़ इंतज़ार जाके देखें। इट्स एन अमेजिंग मूवी एंड आपको ऐसी मूवी है जो आपको सोचने में मजबूर करेगी। दूसरी मूवीज़ जो हैं वो आपकी सोच बंद कर देती हैं, ये मूवी आपको सोचने में मजबूर करेगी और आप एक नई थॉट प्रोसेस के साथ इस मूवी को देख के बाहर निकलेंगे। सो ज़रूर जाके देखिएगा इंतज़ार इन सिनेमाज नाउ। और बहुत बहुत शुक्रिया कराची सेंटर का भी और हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट कास्ट का जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हिबा एहसन वैसे प्रोग्राम की शुरुआत से हमारे साथ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन तक पहुंच नहीं पाए। अच्छा, इनके पास बात करने से पहले एक मैं करेक्शन करना चाहूँगी व्यूअर्स। मेरी नादे अली से बात हुई जो नैयरा नूर साहिबा के साहबजादे हैं। नादे से दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है, ही इज़ लिटरली लाइक फैमिली। और उनसे जब बात हो रही थी तो नादे अली ने मुझे कहा कि जुगन एक करेक्शन कर दो प्लीज़ ऑन एयर, क्योंकि किसी ने ऑनलाइन ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कि नैयरा नूर साहिबा की जो पैदाइश की डेट है वो 3 नवंबर है। एक्चुअली वो 25 दिसंबर को पैदा हुई थी। तो नैयरा नूर साहिबा की पैदाइश का साल ठीक है जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं, लेकिन 25 दिसंबर को आपकी पैदाइश हुई थी। ओके, सो हिबा, आप क्या बना रही हैं? आज बना रहे हैं आलू के पराठे और चिकन पराठास। अमेजिंग। यस। और रेसिपी मैं आपसे नहीं लूँगी, ठीक क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि आप कर क्या रही हैं किचन में तब से। कराची स्टाइल पराठा बना रहे हैं हम, बलों वाले पराठे बट विद फिलिंग। बट विद फिलिंग। Yes. क्या बात है, टीम की तो मौजें ही मौजें आज। हिबा, आप अपना काम करती रहें। हम आ गए हैं बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही टैलेंटेड तबीबा मासूमा जहरा के पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मासूमा? ठीक ठीक। आप मासूमा, आज हम आटे पे बात करना चाह रहे थे, क्योंकि आटे के दुश्मन बन चुके हैं सारे। हर बंदा कहता है आटा नहीं खाना, आटा नहीं खाना, रोटी चावल चीनी छोड़ दे। रोटी तो रोटी सबसे पहले, रोटी चावल फिर भी लोग खा लेते हैं, रोटी की कमबख्ती आ जाती है। आटे किस किस किस्म के होते हैं पहले ये बता। देखो, रोटी जो गंदम की रोटी है उसके ऑल्टरनेट बहुत सारे आटे ऑलरेडी हैं और काफ़ी लोगों को पता लगने भी लग गए हैं। यहाँ मैं 11 तरह के आटे लेके आई हूँ, जिसके अंदर ये बकव्हीट है। ये व्हीट इसका नाम ज़रूर है, लेकिन ये गंदम या गंदम की फैमिली से नहीं है, ये एक प्लांट का है। देन इसके साथ यहाँ पे बाजरा है, अलसी है, माश की दाल का आटा है, चावल का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, नारियल का आटा, सिंघाड़े का आटा, फिर राइस, ब्राउन राइस का, और साथ में आमंड फ्लोर है यानी बादाम का आटा वो है, और फिर आपका सूजी, ये भी एक आटे की एक फॉर्म है। और यहाँ सूजी से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे भी आगे चल के कि जो आजकल खांसी ज़ुकाम और कमज़ोरी और कोविड, पोस्ट कोविड जो वीकनेसेस है उसको हम इन मुख्तलिफ आटों के साथ कैसे लेके चल सकते हैं। अच्छा, बनाएंगे हम थोड़ी देर में। आइए ज़रा हम मेन स्टेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर सहर चावला भी हैं,
शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, बायो केमिस्ट्री में स्पेशलाइज कर चुकी हैं, हेल्थ कोच, कॉर्पोरेट मेंटर, न्यूट्रिशन कोच एंड वेलनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमें साथ में ज्वाइन किया है रानिया शेख ने, जो फिटनेस ट्रेनर हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, पिछले 10 साल से काम कर रही हैं, माशाल्लाह 6 साल से अपना जिम रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जुगन, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके शो की तो माशाल्लाह क्या तारीफ़ की जाए। सब लोग मेरी फैमिली में तो स्पेशली बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो और मच। लकीली आज मैं आपके साथ हूँ। सो सबसे पहले आटे से जो दुश्मनी है सबकी, सहर क्या कहेंगे आप? ऑनेस्टली आई एम सो हैप्पी कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि किस तरह की बॉडी को किस तरह के आटे की ज़रूरत है। अगर आप अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बॉडी की तासीर अपने मेडिकल स्टेटस के हिसाब से आटा सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपके लिए परफेक्ट है। अब वो कैसे करें? वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बोर्ड वगैरह होता, किसी दिन इंशाल्लाह ये भी करेंगे, तो मैं आपको पूरे न्यूमोनिक्स जो है ना वो बना के सिखा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो एक ड्राई बॉडी होती है उसमें टेंडेंसी होती है कॉन्स्टिपेशन की भी, कब्ज़ की भी, और वो ड्राई अंदर से भी होती है, बाहर से भी होती है, और उस बॉडी में नॉर्मली हीट स्ट्रेस भी होता है। ऐसे लोगों के नॉर्मली कान गर्म रहते हैं, गाल गर्म रहते हैं, इनकी पल्स, पैर गरम रहते हैं, पैर गरम रहते हैं, पल्स तेज होती है। पैर गरम वैसे एनीमिया की वजह से भी रह सकते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी खिली हैं, कहीं से एनीमिक लगती नहीं है। नहीं लगती भी नहीं है। अच्छा, इन लोगों के लिए वो आटे होते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। ठंडे आटों में क्या आ जाता है? वीट। बहुत लोग समझते हैं, डॉक्टर मासूमा मेरी बात के साथ एग्री करेंगी, इनकी माशाल्लाह डोमेन है। बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि वीट की गर्म तासीर है, वीट की ठंडी तासीर है। अगर आपको बॉडी की तासीर ठंडी करनी है, यू नीड टू सिलेक्ट वीट, यू नीड टू सिलेक्ट एमरंथ, जिसको सदाबहार फूल भी कहा जाता है, गुले जावेद भी कहा जाता है। आपको बार्ले सेलेक्ट करना है। ये अब आप कैसे कोरिलेट करेंगे? आपकी बॉडी में हीट की कंडीशन है, ड्राइनेस होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, और ये कुछ सिम्टम्स होंगे जो रहेंगे। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा डैम्पनेस की कंडीशन है, यानी वो लोग जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है, फ्लू रहता है, जिनको बलगम रहती है, इन सारी कंडीशंस में आपके पास जो आटे होते हैं वो मिलेट होते हैं, जिसको बाजरा कहते हैं, जो डॉक्टर मासूमा साहिबा भी लाई हुई हैं। राई का आटा होता है आपके पास। इस कंडीशन में आपके पास बकवीट होता है, और इस कंडीशन में भी बार्ली हो सकता है, बट मैं इस कंडीशन में मिलेट जो बाजरा है उसको रिकमेंड करूंगी, उसको प्रेफर करूंगी। नाउ देयर आर आटाज आल्सो फॉर द टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जिस पर इंशाल्लाह कभी ज़्यादा टाइम हुआ तो डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे। फॉर एक्सट्रोवर्ट्स, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है, जिनकी लाउड वॉइस है, मैं और जुगन हाथ खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, प्राउड एक्सट्रोवर्ट्स विद लाउड वॉइस, उन लोगों के लिए जो आटे होते हैं, जुमरे में आती है। हम तीन हैं, वो बीच में हमारे बैठी है। उनके लिए आपके पास हो जाता है वीट, हो जाता है राइस, हो जाता है आपके पास बार्ली, हो जाता है। पीपल हु हैव अ क्वाइट वॉइस, हु हैव वीक पल्स, हु स्टे एग्जॉस्टेड, आपको मैं रिकमेंड करूंगी काफा पर्सनालिटी। जैसे कि फर्स्ट ones are vata personalities and then kapha personalities. आप काफा है ना? That she knows better, हाँ, कि Are you kapha? क्या कहते हैं? No, I'm kapha and pitta mix. I'm a little bit of bossy and then ठंडा थोड़ा सा। पता नहीं कौन सा बॉसी, हमने तो नहीं देखा अपने एम्प्लॉइज घर पे बॉसी हमारे साथ, एम्प्लॉइज के साथ, सहेलियों के साथ। जी बिल्कुल। आयुर्वेदा टर्म्स तो डॉक्टर मासूमा बता सकती हैं, मैं आपको मेडिकल स्टेटस के हिसाब से बता देती हूँ। इफ यू हैव अ वीक पल्स, इफ यू स्टे एग्जॉस्टेड, इफ यू हैव अ कोल्ड बॉडी, देन इन केस आपके लिए राइस, आपके लिए मिलेट, आपके लिए कॉर्न अच्छा है। ओट, राइस और कॉर्न का कॉम्बिनेशन किन लोगों ने यूज़ करना है? जिनके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, टांगों में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, एंड स्पेशली कॉर्न फॉर मेन हु हैव प्रॉब्लम ऑफ इम्पोटेंसी, जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जो बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, दीज आर द आटाज फॉर देम। ये बहुत छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ। एमरंथ की थोड़ी सी अवेयरनेस जुगन मैं आज क्रिएट करना चाहूँगी। ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ लोडेड विद आयरन। जितने भी लोग वेजिटेरियंस हैं उन्होंने या तो एमरंथ प्रेफर करना है। एमरंथ की जो तासीर है वो आपके पास न्यूट्रल टू कूल होती है। जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं तासीर में बिलीव करती हूँ, ठीक है, तासीर एग्जिस्ट करती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इट डज एग्जिस्ट। हर बंदा ना अपने अब मैं पता है द गुड थिंग इज सहर इज कि ये बड़ी अच्छी तरह से हम अभी भी बात कर रहे थे कि अपनी अपनी डोमेन में रह के हम पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इट इज़ नथिंग डिफरेंस, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो हमने क्रिएट कर दिया। बात वही है, चाहे उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कह दो, वैदिक टर्मिनोलॉजीज में बात कर लो। मेरे एक बच्चा, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हु एंड क्या, उसको आयरन का इशू है, लो फेरेटिन लेवल का। अब मैं बड़ी परेशान थी, डॉक्टर ने तो मुझे बता दिया कि भाई ये चीज़ देनी है। अच्छा, मैं उसको आयरन का सप्लीमेंट दे रही थी, देती जा रही, उसका जिस्म नहीं अब्जॉर्ब कर रहा। अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। फिर मुझे
मासूमा ने एक सिरप भेजा घर पे, क्या था क्या नहीं था वो ये किसी और दिन हम बात करेंगे। इन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने कहा जुगन ये जो डॉक्टर ने कहा है उसके साथ ऐड कर दो सिरप। मैंने कहा दवाई तो नहीं है, कहती है नहीं, ये इसकी इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन बेहतर करेगी, क्योंकि चीज़ सिस्टम में डाल रहे हैं, वो जज़ब नहीं हो रही तो वो बाहर निकल जाएगी। अच्छा, हमने वो कंबाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह हालात पहले से बेहतर हो गए। सो बात ये है कि अगर मिल के काम करें, कोई वजन कम कोई कहता है जी यार मैंने वेट कम करना है, उससे सारा वेट छोड़ दिया, आपने कहा नहीं तुमने वीट खाना है, उन्होंने कहा कि यार आयुर्वेदा भी कहता है आपने वीट खाना है, ट्रेनर कह रहा है। अच्छा, ट्रेनर क्या कह रहे हैं कि क्या आटा ये चीजें एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल? जी बिल्कुल, बस हर ट्रेनर कहता है छोड़ दे रोटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप आटा ले सकते हैं, आप होल व्हीट लें, आप मल्टीग्रेन लें, आप बार्ले ले लें, वो बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये जो हम ये लेते हैं मकई, जिसको कॉर्न फ्लोर कहते हैं, वो है आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में। वो नहीं कह रहे जो आपको मार्केट में मिलता है? जी जी जी, ये मकई, हम मकई के आटे की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मकई की बात करें। फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा है उसमें, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है वो, और एनर्जी देता है बॉडी को। मतलब बहुत सारे, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप रोटी ना खाएं, गंदम ना लें, लेना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए। मेरी फील्ड में कि आप जैसे हम कहते हैं कि 7 o'clock के बाद आपको अपने दूध, दही, चावल, रोटी इनको अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा उससे पहले ले लें, लंच में ले लें, ब्रेकफास्ट में ले लें। जी, तो बाकी दिन आप ले सकते हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। अब बात ये है कि सर मुझे जिस चीज़ है कि मैं बड़ी बेसिक लेवल पे बातें करूंगी और आप मेडिकली और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। हर बंदा आजकल कह रहा है मुझे ग्लूटेन एलर्जी है, मैं ग्लूटेन फ्री डाइट पे हूँ। ये ग्लूटेन तो फिर ऑलमोस्ट हर चीज़ में होता है, तो फिर बंदा क्या करे? अच्छा, एक होता है आपके पास सीलियक डिजीज़, जिन लोगों को सीलियक डिजीज़ है या जिनको नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, दोनों मेडिकल की अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। सीलियक में भी ग्लूटेन टॉलरेट नहीं होता, और एक वो है कंडीशन होती है जिसमें आप नॉन सीलियक होते हैं, यानी आपकी बॉडी को कोई ऑटो इम्यून थ्रेट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। उन्होंने रिलीजियसली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लूटेन को छोड़ना है। नाउ इन जनरल आपका टेस्ट होता है, आपका ऑटो एंटीबॉडीज आ जाती हैं उसमें, यानी कि अपने आप से ना फैसला करें, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो जब भी रोटी खाती हूँ मेरा जिस्म फूल जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एलर्जी है, आप पहले चेक तो कर लें। लोग रात के 10 बजे रोटी खाएंगे, 3 रोटियां खाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि मेरा जिस्म फूल गया है। भाई जब आप उस टाइम खाना खाएंगे जिस टाइम मेटाबॉलिक रेट स्लो है, तभी हो जाएगा। या तो आप ग्लूटेन सेंसिटिविटी का टेस्ट करा लें, और अगर आपको सीलियक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है तो उसकी ऑटो एंटीबॉडीज का जो जुगन है वो टेस्ट होता है। अदर देन दैट मैंने आपको बताया देयर आर टाइप्स ऑफ बॉडी। इफ़ यू हैव वीट, मैं सिर्फ एक इंसान को वीट कॉन्ट्रा इंडिकेट करती हूँ ग्लूटेन और सीलियक के अलावा, जिसकी बॉडी में टेंडेंसी हो डैम्पनेस की, जिसको साइनोसाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, जिसको एस्थमेटिक कंडीशंस हो, या जिसकी बॉडी में ओवरऑल फ्लू बहुत ज़्यादा रहता हो, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वीट इस्तेमाल नहीं करना ग्लूटेन के अलावा। रेस्ट एवरीबडी कैन टेक इट इन मॉडरेशन डिपेंडिंग ऑन टाइम। अगर आपको डाइजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्शंस हैं और आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस भी है और आप वेजिटेरियन हैं, आपके लिए यकीन करें बकवीट इज़ एन अमेजिंग फ्लोर आपके लिए। सॉरी बकवीट नहीं, बार्ले, आई एम सो सॉरी, बकवीट की तासीर गर्म होती है, बार्ले ठंडा होता है। बार्ले इज़ एन अमेजिंग फ्लोर, आपकी डाइजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्शंस खोलता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लॉटनेस का मतलब पेट फूल जाना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह, एग्जैक्टली। ये जो सत्तू का पानी, ये कितनी देसी लैंग्वेज में, ये क्या है? ये बार्ले वाटर है ना आपके पास, इसका पॉरेज बनाएं। अगर आपको लैक ऑफ एपेटाइट भी है, आपको नोजिया रहता है, उल्टी रहती है, वॉमिटिंग रहती है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। खीर तो कहते हैं कि प्रेग्नेंट खवातीन को भी खिलाएं, बिकॉज इट इज़ आयरन टू। आयरन जिस चीज़, अच्छा लोग एक और बात क्लियर करना चाहूँगी, लोग समझते हैं कि आटाज इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। नहीं, आटा इज़ अबाउट आयरन, आटा इज़ अबाउट कैल्शियम, इट इज़ अबाउट मैग्नीशियम, इट इज़ अबाउट फॉस्फोरस, इट इज़ अबाउट पोटेशियम, इट इज़ अबाउट द एसेंशियल फैटी एसिड्स। आपके पास 2 आटे हैं जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। आपके पास ओट का आटा है जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उसमें सारी वो प्रोटीन की तासीर रखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जो आटा इट इज़ ओनली अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स? अच्छा ज़रा आप आएंगी साथ मेरे साथ मासूमा जी टू योर काउंटर, बिकॉज अब बता दें कॉम्बिनेशंस। मसला पता है क्या है, अब मुझे एक दफ़ा सारे का प्लेन आटा ना लो, उसको कंबाइन करो दूसरे आटों के साथ, फिर समझ नहीं आती कि कौन सा कंबाइन करे। ये ना हो ना कि गुतावा ही आगे बन जाए, बंदे ने रोटी खानी है वो आगे से कोई दलिया उसका बन जाए। अच्छा, यहाँ पे जो सहर ने बात की वो बहुत अच्छी। इसको अगर हम अपनी फील्ड की बात करते हैं ना, तो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज कपल ऑर्गन इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, और इसका ओपनिंग ऑर्गन इज़ नोज़,
आपका जो साइनस एरिया है ये इसका ओपनिंग ऑर्गन है, आपकी कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर आती है। तो जैसे ये बात कर रहे हैं, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन डेफिशिएंट एनर्जी के लोग होते हैं व्यूवर्स, उनके साथ क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ आती हैं, चाहे वो लूपस है, चाहे वो सीलिएक डिजीज़ है। सो इन माय फील्ड हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ आर क्योरेबल। ये नहीं है कि क्योर नहीं हो सकती, आपकी बॉडी के मौसम को बदलने की ज़रूरत है, जो आपकी खुराक से बदला जाता है। अगर आप मौसम बदल लेते हैं, आपका लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो डेफिशिएंट एरिया या डिजीज़ एरिया बना हुआ है, उसको आप क्लियर करके, अच्छा डिटॉक्स करके स्ट्रेंथन अप कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में हीलिंग पावर है, वो आपकी ऑटो इम्यून को ओवरकम कर सकती है। आप हमें बनाना क्या सिखा रहे हैं? अच्छा जी, मैं आपको सिंघाड़ा और माश की दाल का आटा, ये 2 आटे ऐसे चीज़ें जिनकी खाने की रेसिपी मैं पहले बता दूं और लगाने की हम बाद में बता देते हैं। हाँ। ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेहत की, तो आजकल हर दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमज़ोरी, ख़ास तौर पे ये मेल के लिए भी बहुत अच्छा है, मेल फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, ख़वातीन जिनके घुटनों में दर्दें रहती हैं उनके लिए अच्छा है कि आप हम वज़न ले लीजिए सिंघाड़े का आटा और माश की दाल का आटा। इसकी खीर बनानी है देसी घी के साथ, 1 टीस्पून देसी घी, थोड़ी सी सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून ये डाल के इसको अच्छा सा भून लें। उसके अंदर पानी डालना चाहते हैं, अगर वेट कॉन्शियस हैं तो पानी डाल दें, अगर ख़ास तौर पे घुटनों के दर्दों में तो आपको पानी ही डालना चाहिए क्योंकि आपका वज़न कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो स्किनी लोग हैं, जिनको ताकत के लिए, वो इसमें दूध डाल दें। ये सुबह का बेहतरीन आपका नाश्ता और ये आपकी जोड़ों की तक़वियत का बाइस बनेगा। ठीक है। सो ये सिंघाड़े का आटा है, माश की दाल का आटा है, ये आपकी करीबी पंसार से बहुत आसानी से मिल जाता है। सिंघाड़े का तो बिल्कुल मिल जाता है, माश की दाल का आप घर पे भी बना सकते हैं। ग्राइंड कर लें। हाँ जी। उसके बाद अब हम आगे फेस की तरफ अगर हम आ जाएं तो हम मुख्तलिफ स्क्रब्स, अब यही आटे चेहरे को बेहतर कर सकते हैं। आपका किचन, आपके आटे, ये सब चीज़ें आपके लिए बेस्ट स्क्रब्स हैं, बेस्ट मास्क का काम करती हैं। हम ड्राई स्किन के लिए और वो जो ग्लो करने के लिए स्किन के लिए हम थोड़ा सा लेंगे राइस फ्लोर, उसके साथ थोड़ा सा लेंगे हम आमंड, बादाम का आटा। इसको लेके इसमें थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि ड्राई स्किन होगी तो इसको देसी घी डाल दें या आमंड फ्लावर डाल दें, सॉरी आमंड ऑयल डाल दीजिए, 1 टीस्पून आमंड ऑयल, और इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा और 1 चम्मच दही डलेगा। अच्छा, दही भी डालना है। दही भी डालना है, ये ले दही डाल। ये इसका मास्क तैयार कर लीजिए। वो लोग जिनका रंग ख़राब हो गया है, वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है, जिसकी स्किन के ऊपर पैचेस होते हैं, ये डेली 1 दफ़ा ये वाला अप्लाई करें अपने फेस के ऊपर। डेली अप्लाई करना है। देखें कई लोग कहते हैं कि नहीं जी 1 दफ़ा किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2 दफ़ा किया। आपको किसी भी रूटीन में क्या, वो आपको स्किन ठीक करनी है, सेहत ठीक करनी है, आपको रूटीन के साथ कुछ करना पड़ेगा। फ़ौरन ही डिसीजन ना ले लें, कम से कम 1 महीना इसको इस्तेमाल करें। वैसे रिज़ल्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। फिर हम आगे स्क्रब की तरफ हम लेंगे ब्राउन शुगर, ठीक है, कॉफ़ी, हम वज़न, ठीक है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा अगर पानी वहाँ से हमें मिल जाए तो पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लें। ये बेहतरीन स्क्रब का काम करेगा। बहुत थोड़ा सा जुगन, ठीक है। ये बेहतरीन आपका स्क्रब है। सुबह उठिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपके बाथरूम काउंटर पे पड़ी होनी चाहिए। प्लीज़ सोप्स को अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स, बेसिकली आपको अपनी डेड स्किन उतारनी है। जितनी देर में आपने ब्रश वगैरह करना है, अपना ये मिक्सचर हल्का सा बनाएं, फेस पे लगाएं, 2 मिनट के बाद इसको हल्का सा रब करके उतार दें। यकीन जानिए, एक तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ये फिर अगेन आपको अच्छी सी ग्लो देगा, ये आपका रंग साफ करेगा, डेड स्किन को क्लियर करेगा। जी जी, ओके। एक और बना देते हैं, आखिरी बता देते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ। बिल्कुल। अब हम करेंगे ये उपटन की तरह जो काम करेगा। ओट्स का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून ओट ले लें, हल्दी लेंगे, ये एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी स्किन जो ऑयली स्किन है ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे दही, और घर में अगर लेमन हो तो थोड़ा लेमन भी इसमें डाल लीजिए, अगर आपको लेमन से एलर्जी नहीं है तो। लेकिन अगर हल्दी हम के साथ लेमन इस्तेमाल करें तो वो आपको एलर्जी करेगा भी नहीं, वो बेहतर रहेगा। हाँ,
और तो ये बहुत हल्की, ये कोई बड़ी साइंस नहीं है कि आपको ये चीज़ें, आपके पास हल्दी भी घर पे होती है, आपके पास मुख्तलिफ आटे, दही, हर चीज़ घर में अवेलेबल है। आप इसको कर सकते हैं। ओट्स जो हैं ये बेस्ट हैं आपके स्किन के, ये स्क्रबी एलिमेंट है, ये बड़ा अच्छा आपके स्किन को साफ भी करेगा, रंग भी बेहतर करेगा, ग्लो लाएगा। देखिए रंग गोरा करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने कलर को इन्हांस करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। ये लें जी, हमारे 3 डिफरेंट टिप्स भी आपके साथ हमने शेयर कर ली, डिफरेंट आटे भी बता दिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सहर चावला हमें बताएंगी कि फिर हम किस तरीके से आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में। रानिया भी हमें बताएंगी कि आटे का एज अ ट्रेनर ये लोग क्या रेकमेंड करते हैं कि किस टाइम पे खाएं, क्या अपनी रूटीन रखें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ पाकिस्तान 2007 में पीटीवी के विनर और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत से एज अ प्लेबैक सिंगर फिल्मों में गाने भी गाए हैं। जनरली अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। इनका नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है परिजात, और हम उसके बारे में बड़ी एक्साइटेड हैं। हमारे साथ सागर खान है। अस्सलाम वालेकुम सागर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अरसा हो गया मिले हुए आप। इतना ज़्यादा नहीं हुआ। कितनी देर हो गई? तकरीबन आई थिंक सो महीना 1.5 महीना तो हो गया आपके शो में मैं सहर को भी यही कहती हूँ, मैं कहती यार अरसा ही हो गया मिले हुए। कहता पिछले हफ्ते तो आई थी शो पे तुम्हारे। मैं कहती हूँ यार मसूमा के साथ भी रानिया से कम मुलाकात रहती है। ये हमारा एक मेंबर है जिससे हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर से आपको हमने तंग करना है। यार गुड लक सागर विद योर न्यू प्रोजेक्ट बाय द वे। कब निकल रहा है? बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुहर्रम की वजह से मैंने उसको डिले कर दिया और आफ्टर मुहर्रम अभी 7-8 दिन के बाद इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे। और ये एक बड़ा दिलचस्प सा प्रोजेक्ट है मेरा और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको, कि एक परी से इश्क की दास्तान है कि मुझे परी से प्यार हो गया है। तो वो एक तख़य्युल है। सहर चावला से। अरे क्या लग रही है, वाह वाह, ये परी से ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू। क्या करती हो? ओरिजिनली तो आपने कहा है। क्या करती हो शो पे आप? ओरिजिनली तो आपने कहा है। करती हो? अच्छा चलो हम आटे की बात कर रहे हैं। इनके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि जुगन जी हैं ये परियों की सरदार मलिका सरदार। वो जन्नत में होगी ना चौधरी साहब, पूरों की सरदार। थैंक यू यार, इतने तो नहीं पैसे दे रहे तुम्हें सागर जो तुमने इतनी तारीफ कर दी। क्या करते हो? अच्छा तो आटा, What would you like to say in the end? अच्छा ग्रेन्स की हम बात करें ना, मैं चावल की भी बात करना चाहूँगी और ज़रूर करना चाहूँगी। राइस पुडिंग की एक मैं रेसिपी बताना चाहूँगी जो कि डॉक्टर मासूमा आपको आयुर्वेदा के लिहाज से बेटर एक्सप्लेन कर सकती हैं। अगर आपको लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नोजिया, वॉमिटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट फील हो रहा है, व्हाट यू कैन डू इज़ 2 कप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं 2 कप्स ऑफ राइस लेके आप 6 to 8 कप्स ऑफ वाटर में रखें, उसको पहले ब्रीफली बॉयल करें और 6 to 8 आवर्स के लिए हल्की आँच पर, जिसको सिमर करना कहते हैं, आप करें। इफ़ यू ड्रिंक दिस, होता क्या है, जिसम में बी विटामिन नकाहत कैसे दूर होती है, 8 के 8 बी विटामिन इसके पानी में और इस पुडिंग में मौजूद होते हैं, ये आपके जिस्म में जाते हैं, इट मेक्स यू फील गुड। और अगर यही रेसिपी जुगन आप वीट के साथ तैयार करते हैं, इट कैन ब्रिंग यू काम एंड पीसनेस ऑफ माइंड और आपकी जो बॉडी की ड्राइनेस है वो भी बेटर कर सकती है। यही रेसिपी मूंग दाल बीन, ग्रेन नहीं है लेकिन बता देती हूँ, मूंग दाल बीन के साथ करते हैं तो आपकी बॉडी का हीट स्ट्रेस कम कर सकती है। I love you, sir. Fast forward पे thank you. जी आप क्या कहें? जी बिल्कुल, जिस तरह की खिचड़ी डाइट, हम इसको खिचड़ी डाइट में लेके जाते हैं मूंग दाल के साथ ब्राउन राइस की, ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आपकी जिसम में गर्मी है, खुश्की है या ठंडक है, ये ट्राइडोशिक है और हम इसको ट्राइडोशिक के तौर पे लेते हैं, जो पिछले शो में मैंने एक दफ़ा इसकी रेसिपी बताई भी थी और साथ में उन्होंने भी बता दी कि ज़्यादा पानी और कम ग्रेन्स को जब आप लॉन्ग टर्म उसको उबालते हो तो उसकी जितने बेनिफिट्स हैं वो कोई और चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। रानिया, स्पेसिफिकली फिटनेस ट्रेनर को बुलाने का रीज़न ये है, ये बात करने के लिए कि हर बंदा, हर तरफ से बंदा मान जाता है, बंदा ट्रेनर के पास जाता है, ट्रेनर कहते हैं भाई आटा छोड़ दे, किसी भी किस्म का आटा नहीं आपने खाना, और वहाँ पे फिर समझ नहीं आती कि यार इन्होंने तो कहा है हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो आगे से ये कह रही हैं। आप क्या कहेंगे? जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनके लिए हम भी यही कहते हैं कि आप रोटी ना खाएं, गंदुम ना लें, लेकिन नॉर्मल लोग हैं जो फिटनेस की तरफ हैं या जिन्होंने अपना वेट कम करना है या किसी ने मोटा होना है, मतलब
अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। उसमें दोपहर में रोटी खा लें, मॉर्निंग में आप नाश्ते में ले सकते हैं। और तो अभी जो चिकन के और आलू के पराठे बन रहे हैं वो अभी खा लें? बिल्कुल अभी खा लें। आप खा सकती हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकती, मुझे सार ने बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट पर डाला हुआ, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, इस वक्त मैं पत्थर की हो गई। रात में रोटी को हम लोग अवॉइड करवाते हैं कि वो ग्लूटेन आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो कि फिर वो मोटापे की तरफ लेकर जाता है, और फिर आपको पता है कि मोटापा बीमारियों की तरफ लेकर जाता है। वेट लॉस नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि रात के लिए वो बेहतर नहीं है। बट बेसिकली एज अ ट्रेनर आपकी प्रोफेशनल ओपिनियन ये है कि इंसान ने अगर खाना है आटा तो राइट टाइम पे खाए। जी बिल्कुल। और ये वेरीफाई पहले कर ले डॉक्टर्स वगैरह से, आयुर्वेदिक एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आप क्लियर हैं, आप खा सकते हैं। जी बिल्कुल। फिर उसका टाइम जो है वो सही करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक छोटा सा बॉल जिसको हम पेड़ा बोलते हैं आटे का, उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50% के करीब उसमें वो होती है, प्रोटीन होती है। लेकिन जब हम उसको बनाते हैं रोटी को, तो एक जो होल पेड़ा होता है उसमें 13% प्रोटीन निकलती है 13%। जब रोटी बनाते हैं। तो अगर आप प्रोटीन लेना चाह रहे हैं, आपको फाइबर्स चाहिए, आपको बेसन का अगर इस्तेमाल करना है, इनको हमने मल्टीग्रेन बनाना है, तो वो डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन्स और ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक छोटे साइज़ की रोटी खानी है, छोटे पेड़े की बनानी है, मीडियम की बनानी है, ये इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपको कितने ग्राम्स क्या क्या चीज़ चाहिए। जी। अच्छा, फाइनली शो को क्लोज करते हुए, जो लोग घर पे इस वक्त देख रहे हैं सर, अगर वो कोई कॉम्बिनेशन आटों की यूज़ करना चाहते हैं जो सारे घर वाले कर सकें, जो सेफ है, वो क्या होगी? अच्छा, कौन सा आटा मिक्स करके? जब भी आपने मल्टीग्रेन करना है, 3 से ज़्यादा आटे मत मिक्स किया करें, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऑफ कोर्स वो हैवी होगा, जब फाइबर होगा वो हैवी हो जाएगा। देन अगेन हर इंसान की बॉडी की कंडीशन डिफरेंट होती है, और कस्टमाइज कंडीशन के हिसाब से ही आटा रिकमेंड करती हूँ। मुझे ऐसा लगेगा जुगन के अगर मैं सबके लिए एक ग्रेन रिकमेंड कर दूंगी तो मैं थोड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दूंगी, जिस तरह मैं पहले इस बात को बड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी कंडीशन एक आटा आपके लिए बना हुआ है या 2-3 बने हुए हैं। तो यानी कि जो आटा आपके लिए 2-3 आपको सूट करते हैं और आपके सर्टेन फैमिली मेंबर्स को उनके लिए अलग आटा गूंदवा ले। देखिए, आटा गूंदना इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आपने 2 किस्म के आटे गूंद लिए, ये फलां और फलां के लिए घर में, और ये मतलब उन लोगों के लिए जैसे कि कोई डायबिटिक है या किसी की और कोई मेडिकल कंडीशन है। बट प्योर ग्लूटेन से भी निकल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब निकलें अगर आपको ग्लूटेन से एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम इज नॉट इनफ ऑफ अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गाइस, ब्लेस यू। सागर, कुछ सुना के इस कहानी को खत्म कर दो आज की। ओवर टू यू। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा,